नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। श्री मोदी ने यूक्रेन में हिंसा को तत्काल समाप्त करने और भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। भारत अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के तरीकों पर विचार कर रहा है। यूक्रेन ने नागरिक उड़ानों के लिए अपने क्षेत्र को बंद किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करेगी, जिसमें रूस से कहा जाएगा कि वो यूक्रेन से अपने सैनिकों को तत्काल और बिना शर्त वापस बुलाए। नेटो यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए आज वर्चुअल आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद अमेरिकी और एशियाई बाजारों में उछाल। इंडोनेशिया में 6.2 तीव्रता का भूकंप, इमारतों के ढहने से कम 2 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा में आत्मनिर्भरता कॉल टू एक्शन विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। कहा, सरकार देश में रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के लिए अनुकूल तंत्र विकसित करने की दिशा में लगातार कार्यरत। प्रधानमंत्री केंद्रीय बजट के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबिनार का कल उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद असम की 3 दिन की यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे। वे आज शाम अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के अमशीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर और लखनऊ में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 मुकाबले में श्रीलंका को 62 रन से हराया। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बात की। राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन को लेकर ताजा घटनाक्रम के बारे में बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि श्री मोदी ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि रूस और नेटो समूह के बीच मतभेदों का समाधान केवल निष्ठापूर्ण बातचीत से ही हो सकता है। प्रधानमंत्री ने तुरंत हिंसा रोके जाने की अपील की और सभी पक्षों से तनाव में कमी लाने के उद्देश्य से राजनयिक बातचीत के लिए प्रयास करने को कहा। भारत यूक्रेन से अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के विभिन्न तरीकों पर विचार कर रहा है। युद्धग्रस्त यूक्रेन में हवाई क्षेत्र बंद हो जाने और वाणिज्यिक विमानों के नहीं उतर पाने के बाद भारतीय नागरिकों को निकालने के वैकल्पिक उपाय किए जा रहे हैं। हंगरी में भारतीय दूतावास के एक दल को यूक्रेन से भारतीयों को बाहर लाने में सहायता और समन्वय के लिए भेजा गया है। एक ट्वीट में भारतीय दूतावास ने बताया कि वो हंगरी सरकार के साथ मिलकर हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। भारत यूक्रेन की स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज गृह मंत्री अमित शाह से टेलीफोन पर बात की और यूक्रेन में फंसे राज्य के छात्रों और मजदूरों को सुरक्षित निकालने का अनुरोध किया। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि भारत सरकार यूक्रेन सरकार के संपर्क में है और छात्रों तथा मजदूरों को जल्द से जल्द वापस लाने की दिशा में काम कर रही है। लगभग 20,000 भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनमें से अधिकतर ओडिशा से हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन से रूस के सैनिकों को तत्काल और बिना शर्त वापस बुलाने की मांग करने वाले एक प्रस्ताव के मसौदे पर आज मतदान होगा। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को तैयार किया है और कुछ ही दिनों में 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा कराए जाने की उम्मीद है।
पेश है एक रिपोर्ट। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में इस प्रस्ताव को रोके जाने का प्रयास हो सकता है, लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को अलग थलग करने के लिए इस पर मतदान कराना चाहेंगे। राजनयिकों का मानना है कि कम से कम 11 सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। चीन और अन्य देशों का अभी रुख स्पष्ट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में रूस सहित चीन, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के पास वीटो का अधिकार है। इस बीच यूरोपीय संघ ने रूस पर और व्यापक स्तर पर नई प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आकाशवाणी समाचार के लिए दीपमाला कौशिक। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन पर आक्रमण के जवाब में रूस पर कल नए प्रतिबंध लगा दिए। राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस से देश को संबोधित करते हुए श्री बाइडेन ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आक्रमणकारी हैं और रूस को इसका परिणाम भुगतना होगा। श्री बाइडेन ने रूस पर निर्यात नियंत्रण सहित कई प्रतिबंध लगा दिए, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था को धक्का लगेगा। अमेरिका में रूस की परिसंपत्तियां भी फ्रीज की जाएंगी। श्री बाइडेन ने नेटो की पूर्वी कमान में थल और वायुसेना की नई तैनाती की भी घोषणा की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की सैन्य कार्रवाई में अब तक सेना के 10 अधिकारियों सहित 137 लोग मारे गए हैं और 316 घायल हुए हैं। राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस के हमलों में सैन्य और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने रूस से युद्ध विराम की अपील की है। यूक्रेन की सेना ने उत्तर पूर्वी शहर सुमी में रूसी हमलावरों और यूक्रेन के लड़ाकुओं के बीच हुए संघर्ष की तस्वीरें भी प्रकाशित की हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के कई इलाकों में आज तड़के कई विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यदि पुतिन नेटो देशों के एक क्षेत्र में कोई कार्रवाई करते हैं तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नेटो ने कहा है कि वो आगे की रणनीति पर विचार के लिए आज आपात बैठक बुलाएगा। बैठक में स्वीडन, फिनलैंड और यूरोपीय संघ के नेता शामिल होंगे। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने प्रेस वार्ता में कहा कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई अभियान शुरू होने के बाद नए रक्षात्मक कदम उठाएंगे। इनमें 100 से अधिक लड़ाकू विमानों को तैयार रखने और नेटो के पूर्वी हिस्से में और अधिक सैनिकों की तैनाती शामिल है। एशियाई शेयर बाजार आज शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ खुले। यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई और अमेरिका द्वारा रूस पर कई प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बाद कल विश्व के शेयर बाजारों में गिरावट दर्ज की गई थी। आज जापान का निक्केई 0.95%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.6% और सिडनी का संवेदी सूचकांक 0.3% की वृद्धि के साथ खुले। बम्बई शेयर बाजार का सूचकांक अब से कुछ देर पहले 1,433 अंकों के उछाल के साथ 55,959 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 435 अंक की वृद्धि के साथ 16,687 पर पहुंच गया। कच्चे तेल की कीमतें भी आज कुछ कम हुई। कल कच्चे तेल के भाव $100 के पार पहुंच गए थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि राज्य सरकार यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे 5 विद्यार्थियों और वहां काम कर रहे कामगारों को सुरक्षित वापस लाने का प्रयास करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया पर जोर देते हुए सरकार देश में ही रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के लिए अनुकूल तंत्र विकसित करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। आज सुबह रक्षा में आत्मनिर्भरता कॉल टू एक्शन विषय पर बजट बाद आयोजित एक वेबिनार के उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने कहा कि इसमें रक्षा बजट की कुल राशि का करीब 70% घरेलू उद्योग के लिए आवंटित किया गया है। रक्षा बजट में लगभग 70% सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रखा गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री अब तक 200 से भी ज्यादा डिफेंस प्लेटफॉर्म्स और इक्विपमेंट की पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट जारी कर चुकी है। इस लिस्ट की घोषणा के बाद डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए लगभग करीब 54,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जा चुके हैं। इसके अलावा 4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के उपकरणों से जुड़ी खरीद प्रक्रिया भी अलग अलग स्टेजिंग में है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में रक्षा निर्माण के लिए 350 से अधिक नए उद्योगों को लाइसेंस दिए गए हैं। ये मेक इन इंडिया के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जब हम बाहर से अस्त्र शस्त्र लाते हैं तो उसकी प्रक्रिया इतनी लंबी होती है कि जब वो हमारे सुरक्षा बलों तक पहुंचते हैं तब तक उसमें से कई आउटडेटेड हो चुके होते हैं। इसका समाधान भी आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया में ही है। मैं देश की सेनाओं की भी सराहना करूंगा कि वो भी डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता का महत्व समझते हुए बड़े महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। 2001 से 2014 तक की अवधि में केवल 200 लाइसेंस जारी किए गए थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष 7 नए रक्षा सार्वजनिक उद्यम बनाए गए हैं जो तेजी से कारोबार बढ़ा रहे हैं और नए बाजारों तक अपनी पहुंच बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रस्तावों पर एक वेबिनार का कल उद्घाटन करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इस वेबिनार का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन में सभी हितधारकों को शामिल करना है। प्रधानमंत्री बजट के बाद विभिन्न मंत्रालयों द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हैं। इसी क्रम में कल आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन, ई संजीवनी और टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम विषयों पर चर्चा के लिए 3 सत्र होंगे। वित्त मंत्रालय ने आज 6 राज्यों झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, त्रिपुरा और तमिलनाडु के शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदान करने के उद्देश्य से 1,348 करोड़ रुपए जारी किए। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में अब तक कुल 10,699 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न राज्यों को अनुदान के रूप में जारी की है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। श्री मोदी ने यूक्रेन में हिंसा को तत्काल समाप्त करने और भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। भारत अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के तरीकों पर विचार कर रहा है। यूक्रेन ने नागरिक उड़ानों के लिए अपने क्षेत्र को बंद किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करेगी जिसमें रूस से कहा जाएगा कि वो यूक्रेन से अपने सैनिकों को तत्काल और बिना शर्त वापस बुलाए। नेटो यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए आज वर्चुअल आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद अमरीकी और एशियाई बाजारों में उछाल। इंडोनेशिया में 6.2 तीव्रता के भूकंप, इमारतों के ढहने से कम 2 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा में आत्मनिर्भरता कॉल टू एक्शन विषय पर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। कहा, सरकार देश में रक्षा उपकरणों के विनिर्माण के लिए अनुकूल तंत्र विकसित करने की दिशा में लगातार कार्यरत। प्रधानमंत्री केंद्रीय बजट के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के वेबिनार का कल उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद असम की 3 दिन की यात्रा पर गुवाहाटी पहुंचे। वे आज शाम अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के अमशीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर और लखनऊ में भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 मुकाबले में श्रीलंका को 62 रन से हराया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिन की असम यात्रा पर गुवाहाटी पहुंच गए हैं। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। श्री कोविंद आज शाम गुवाहाटी में अहोम जनरल लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती के अवसर पर साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के 7 चरणों में हो रहे चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान आज शाम समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में शेष 2 चरणों और मणिपुर के 2 चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता जनसभाएं करने में लगे हैं। इसके साथ ही वे घर घर जाकर प्रचार करने के अलावा वर्चुअल माध्यम से मतदाताओं से अपील भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण में 8 जिलों के 61 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रविवार को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हैं। राज्य में 6ठे चरण में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। उधर मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 6 जिलों की 38 सीटों के लिए सोमवार को मतदान होगा। इनमें से 1 सीट अनुसूचित जाति और 8 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। दूसरे चरण में 10 जिलों की 22 सीटों के लिए 5 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा असम में माजुली विधानसभा सीट पर 7 मार्च को उपचुनाव भी करवाया जा रहा है। ये सीट केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। निर्वाचन आयोग ने कोविड मामलों में कमी को देखते हुए चुनाव वाले राज्यों में प्रचार के लिए निर्धारित शर्तों में ढील दी है। उम्मीदवारों और पार्टियों को प्रचार के दौरान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में आकाशवाणी समाचार आजादी के तराने शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित करता है। ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। आजादी के तराने परिक्रमा कार्यक्रम में आज शाम 4:45 बजे प्रसारित किया जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रतिदिन इस आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है।
25 फरवरी को ब्रिटिश संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया था। इस अधिनियम का नाम ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 भी कहा जाता था। इस अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यावसायिक और राजनीतिक गतिविधियों के बीच अंतर स्पष्ट करना था। इस अधिनियम ने दोहरे नियंत्रण की प्रणाली शुरू की, जिसके तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल गठित किया गया और व्यावसायिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति की गई। इस प्रकार पिट्स एक्ट ने भारतीय प्रांतों के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों में ब्रिटिश राज का प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की। हालांकि भारतीय प्रदेशों की व्यावसायिक गतिविधियों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था और अपने कर्मचारियों की नियुक्ति या उन्हें हटाने का अधिकार भी उसी के पास था। पिट्स इंडिया एक्ट लागू होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति भारत में ब्रिटिश परिसंपत्ति कही गई। प्रशासन का सीधा नियंत्रण भी ब्रिटिश सरकार को दे दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट से प्रशासन में आए ये बदलाव 1858 तक जारी रहे। 1857 में आजादी की पहली लड़ाई के बाद ब्रिटिश सरकार को प्रशासन का तरीका बदलने पर बाध्य होना पड़ा। आज हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा रविशंकर महाराज का भी स्मरण करते हैं, जिनका जन्म 25 फरवरी 1884 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। रविशंकर आर्य समाज के दर्शन से प्रभावित थे। वे गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के शुरुआती और निकटतम सहयोगियों में से एक थे। दरबार गोपाल दास देसाई, नरहरि पारिख और मोहनलाल पंड्या के साथ गुजरात में 1920 और 1930 के दशक में हुए राष्ट्रवादी विद्रोहों के वे मुख्य आयोजक थे। उन्होंने 1920 में सुनव गांव में राष्ट्रीय शाला की स्थापना की। उन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति पर अधिकार छोड़ दिया और 1921 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। 1923 में उन्होंने बोरसाड सत्याग्रह में भाग लिया और हैदिया कर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। 1926 में उन्होंने बारडोली सत्याग्रह में भी भाग लिया और 6 महीने के लिए जेल गए। 1927 में बाढ़ पीड़ितों के लिए किए गए राहत कार्यों से उन्हें व्यापक पहचान मिली। 1930 में रविशंकर ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह में भाग लिया और 2 वर्ष के कारावास की सजा काटी। 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और अहमदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा को शांत करने की भी कोशिश की। देश की आजादी के बाद उन्होंने स्वयं को सामाजिक कार्यों से जोड़ लिया। वे भूदान आंदोलन में विनोबा भावे के साथ जुड़े और 1955 से 1958 के बीच 6000 किलोमीटर की यात्रा की। 1960 में उन्होंने सर्वोदय आंदोलन के लिए कार्य किया। 1 मई 1960 को जब गुजरात राज्य की स्थापना हुई तो उन्होंने नए राज्य का उद्घाटन किया। जब तक वे जीवित रहे तब तक गुजरात के प्रत्येक नवनियुक्त मुख्यमंत्री शपथ लेने के बाद उनके पास आशीर्वाद लेने जाते। 1 जुलाई 1984 को गुजरात के बोरसाड में उनका निधन हुआ। बोचासन के अध्यापन मंदिर में उनका स्मारक बनाया गया। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी के शोपियां जिले के अमशीपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। प्रवक्ता ने बताया कि इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत ने दुनिया में सबसे अच्छा कोविड प्रबंधन किया है। आज नई दिल्ली में इंडस्ट्री कनेक्ट कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने मिलजुल कर काम करके अपनी शक्ति और क्षमता का उपयोग किया है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 176 करोड़ 86 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 32 लाख 4 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.49% है। आकाशवाणी समाचार के कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में वरिष्ठ डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने कोरोना से बचाव के उपाय बताए हैं। तो बचाव ही बहुत जरूरी। बचाव के साधन है वो वही है, अपना टीकाकरण सब लोग जरूर कराएं, जो कि काफी अच्छी दिशा में चल रहा है और काफी हमारे देश में कवरेज हो चुका है उसका। और जब तक ये बीमारी खत्म नहीं हो जाती, जो भी सुरक्षा के उपाय हैं, जिसको हम बार बार कहते हैं, अपना मास्क जरूर पहने, अगर आवश्यक ना हो तो भीड़ वाले इलाकों से बचें और अपने हाथों की सफाई करें। तो यही एक तरीका हो सकता है। इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में आज 6.2 तीव्रता के भूकंप से कम 2 लोगों की मौत हो गई है। मीडिया की रिपोर्टों में बताया गया है कि आसपास की कई इमारतें ढह गई हैं। भूकंप के झटकों के बाद लोगों ने अपने घरों से निकलना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय आपदा एजेंसी के प्रमुख ने पश्चिम पासमान में 2 लोगों की मौत और 20 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। भारत ने 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में कल श्रीलंका को 62 रन से हरा दिया। लखनऊ में भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बनाए। राष्ट्रीय समर स्मारक का आज तीसरा स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय समर स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया था। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी तथा भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने इस अवसर पर समर स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने भी राष्ट्र के वीर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। ये स्मारक आजादी के बाद हमारे वीर सैनिकों के बलिदान का प्रतीक है। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार S.H. बिहारी को। पिछली सदी में 50 और 60 का दशक शायरी की नजर से फिल्मी दुनिया का सुनहरा दौर था। उस दौर में शकील बदायूनी, हसरत जयपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, शैलेंद्र, राजेंद्र कृष्ण, भरत व्यास, साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी और राजा मेहंदी अली खान जैसे आला शायरों के कलाम फिल्मों को रोशन कर रहे थे। इन्हीं में एक नाम और था और वो नाम था S.H. बिहारी का। S.H. बिहारी के लिखे और O.P. नैयर के संगीतबद्ध किए गीतों ने उस दौर में तहलका मचा रखा था। आरा में जन्मे शम्स उल हुदा यानी S.H. बिहारी की परवरिश कलकत्ते में हुई। फिल्म निर्माता फजली ब्रदर्स ने S.H. बिहारी को बम्बई के एक मुशायरे में सुना। उनकी गजल से ये इतने प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी अगली फिल्म दुनिया में गीत लिखने का मौका दे दिया। फिल्म में S.H. बिहारी के गीतों ने कमाल कर दिया। 1954 में आई फिल्म शर्त ने उन्हें बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इस गाने की सफलता के बाद S.H. बिहारी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1960 के दशक में S.H. बिहारी की संगीतकार O.P. नैयर के साथ जोड़ी बनी। इनकी और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। श्री मोदी ने यूक्रेन में हिंसा को तत्काल समाप्त करने और भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। भारत अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के तरीकों पर विचार कर रहा है। यूक्रेन ने नागरिक उड़ानों के लिए अपने क्षेत्र को बंद किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आज एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान करेगी, जिसमें रूस से कहा जाएगा कि वो यूक्रेन से अपने सैनिकों को तत्काल और बिना शर्त वापस बुलाए। नेटो यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए आज वर्चुअल आपातकालीन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बाद एशियाई बाजारों में उछाल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।